हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब एक नंबर चल रहा हो यार, और लॉ की प्रिपरेशन जो है उससे भी बढ़िया चल रही हो। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने टॉपिक करा था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करें तो सबसे पहले हमने ऑफर वाले टॉपिक को डन करा था। अगर मैं ऑफर की बात करता हूं आपसे तो बेटा ऑफर जो है उसके रिगार्डिंग हमने काफी सारी बातें कर ली। व्हाट इज ऑफर, ऑफर के कितने टाइप्स हैं, दोनों टॉपिक हमने डन करे। अगर मैं 5 मिनट लेते हुए जल्दी से रिवाइज करवाऊं, आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे जल्दी से। व्हाट इज ऑफर? सबसे पहले बेटा सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइन करता है ऑफर को। जो पर्सन ऑफर देगा उसे बोलते हैं ऑफरर या प्रोमिसर, ऑफरर या प्रोमिसर। जिसको ऑफर मिलेगा उसे बोलते हैं ऑफरी या प्रोमिसी। तो सर जब ऑफरर या प्रोमिसर सिग्निफाई करेगा अपनी विलिंगनेस, सिग्निफाई करेगा अपनी विलिंगनेस टू दी अदर पार्टी टू डू और टू एक्सचेंज, टू डू और टू एक्सचेंज, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, विद व्यू टू ऑब्टेनिंग दी असेंट ऑफ अदर पार्टी। तो बेटा उस टाइम पे हम बोलते हैं कि ऑफर या प्रपोजल दिया गया है। कोई दिक्कत? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहली बात, सिग्निफाई विलिंगनेस करनी है, डिजायर सिग्निफाई करना इज नॉट ऑफर। नंबर 2, ऑफर जो है वो टू डू भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव वे में, टू एब्सटेन भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव वे में। तो टू डू और टू एब्सटेन दोनों को ऑफर ट्रीट करेंगे। अगर मैं आपसे टाइप्स ऑफ ऑफर की बात करूं बेटा तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑफर। नंबर 1 जनरल ऑफर, जो जनरल पब्लिक एट लार्ज को दिया जाएगा और कोई भी बंदा जिसको उसकी नॉलेज है एक्सेप्टेंस दे सकता है। बिना ऑफर की नॉलेज के अगर एक्सेप्टेंस दी तो उस केस में आप उसे वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानोगे। नंबर 2 होता है बेटा स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर, एक ऐसा ऑफर जो किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाएगा और सिर्फ वही पर्सन उसकी एक्सेप्टेंस दे सकता है। नंबर 3 इज व्हाट? काउंटर ऑफर। सर जब ऑफरी ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई करता है और एक न्यू ऑफर देता है, या मैं बोलूं आपको क्वालिफाइड या कंडीशनल एक्सेप्टेंस देता है। क्या देता है? क्वालिफाइड या कंडीशनल एक्सेप्टेंस देता है, उसे बोलते हैं काउंटर ऑफर। जब भी काउंटर ऑफर दिया जाएगा ओरिजिनल ऑफर अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। काउंटर ऑफर देने के बाद ऑफरी अगर प्रीवियस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहे तो कर सकता है क्या? सर नहीं कर सकता। एक केस में कर सकता है, अगर वो ओरिजिनल ऑफरर की कंसेंट ले ले, अगर वो ओरिजिनल ऑफरर की क्या ले ले? कंसेंट। नंबर 4 था बेटा क्रॉस ऑफर, जब दो पार्टीज इन इग्नोरेंस टू आइडेंटिकल ऑफर को एक्सचेंज करते हैं, टू आइडेंटिकल ऑफर को एक्सचेंज करते हैं बेटा, उसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर। और लास्ट पॉइंट स्टैंडिंग ओपन या कॉन्टिन्यूस ऑफर। इसमें मैंने बताया था एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट तक ओपन रहेगा। अगर आपको कोई भी बंदे को एक्सेप्टेंस देनी है तो आप उस टाइम लिमिट के अंदर दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम लिमिट के बाद ऑफर जो है वो रिवोक हो जाएगा, यानी विड्रॉल या कैंसिल हो जाएगा। तो सर ऑफर क्या है हमने देख लिया, सर ऑफर के टाइप्स क्या है हमने देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे, और नेक्स्ट हेडिंग और ऑफर की लास्ट हेडिंग है विच इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। सर समझो, सर समझो बेटा, अगर आपको याद हो मैंने आपको सेक्शन 10 करवाया था। सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 बोलता है अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सेक्शन 10 में एसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आपने सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल कर दिए तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक भी एसेंशियल फुलफिल नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। है ना? यस सर। तो बेटा अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए यहां पे बहुत सारे एसेंशियल दिए थे, जिनमें से अगर आपको याद हो जो सबसे पहला एसेंशियल था, सबसे पहला सेक्शन 10 का एसेंशियल था, अगर आप प्रीवियस वीडियोस में जाओ, आप नोट्स पे जाओ जो आपने लिखवाए थे, तो नोटिंग में आप देखना सबसे पहला एसेंशियल था लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्टेंस और ऑफर दोनों को लॉफुल होना पड़ेगा। अभी मैं एक्सेप्टेंस वाले एलिमेंट पे नहीं जा रहा हूं, उसे छोड़ दो, अभी अपन ऑफर को पकड़ते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सर जो ऑफर वाला एलिमेंट है उसे क्या होना पड़ेगा? लॉफुल। क्या होना पड़ेगा? हाँ जी सॉरी बेटा। तो मतलब अगर ऑफर जो है वो लॉफुल है तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या बन पाएगा?
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनाना है तो पहले ऑफर को लॉफुल करना पड़ेगा। और अगर आपको याद हो उस टाइम पे मैंने बताया था बेटा, एक ऑफर लॉफुल तब होता है जब वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे रूल्स को फुलफिल करता है। भाई कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए अपने रूल्स है ना, एसेंशियल एलिमेंट है, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा जब वो सारे एसेंशियल फुलफिल करेगा। ऐसे ही किसी ऑफर को वैलिड ऑफर या लॉफुल ऑफर बनाना है तो सर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल, सारे एसेंशियल को फुलफिल करना पड़ेगा। ओके सर, अब आप हम समझे। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो हेडिंग है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, मतलब अगर ये सारे पॉइंट्स किसी ऑफर में है तो वो ऑफर एक लॉफुल या वैलिड ऑफर बनेगा। जी सर बिल्कुल। अगर वैलिड या लॉफुल ऑफर होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या बन पाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अरे हाँ ना, बिल्कुल सर बिल्कुल बेटा, आप सही समझ रहे हो, एकदम सही समझ रहे हो। तो इस क्लास में, इस लेक्चर में मैं आपको यही टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं कि वो कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है जो एक ऑफर को एक वैलिड ऑफर या मैं कहूं एक लॉफुल ऑफर बनाते हैं। ठीक है, अभी एक एक करके मैं पॉइंट सारे स्टडी करने, बहुत सिंपल पॉइंट है और इनमें से केस स्टडी भी बनकर आती है। केस स्टडी किस पॉइंट से बनकर आएगी मैं बताऊंगा, बट एक और एस्पेक्ट बोलूं तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कि भैया ऑफर क्या होता है, डिफाइन करो। सेक्शन 2 क्लॉज है, ऑफर मतलब अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन टू द अनदर पार्टी विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पार्टी। पूरी डेफिनेशन लिखी आपने। उसके बाद आप बताएंगे, क्वेश्चन बोलेगा कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, तो आपको सारे 7-8 पॉइंट जितने भी है सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को अच्छे से आपको समझाना पड़ेगा, राइट। तो केस स्टडी भी आ सकती है, डायरेक्ट भी आ सकता है, क्या होता है देखेंगे बड़े आराम से आप बिना टेंशन के। फटाफट पॉइंट नंबर 1 डालो मेरे साथ। पॉइंट नंबर 1 एंड दैट इज इट मस्ट मतलब कंपल्सरी है भाई, लगा करना पड़ेगा। इट मस्ट बी केपेबल। इट का मतलब यहां पे क्या है बेटा, ऑफर। मतलब आप जो ऑफर दे रहे हो, the offer must be capable of creating legal relations। ऑफर जो है वो केपेबल होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये आपने पॉइंट नहीं पढ़ा? क्या आपने पॉइंट नहीं पढ़ा? सर पढ़ा है सर, कैसी बात कर रहे हो बेटा? सेक्शन 10 के एसेंशियल पे जाओ। पहला पॉइंट तो लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्ट है, उसी के बाद था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। कॉन्ट्रैक्ट में जो इंटेंशन होनी चाहिए वो क्रिएट लीगल रिलेशन होनी चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो आप? दोबारा से सेम पॉइंट है कि जो ऑफर है, ऑफर जो है वो हमेशा क्रिएट करना चाहिए लीगल रिलेशनशिप। क्रिएट करना चाहिए क्या, लीगल रिलेशनशिप। अच्छा ये पॉइंट नोट करेंगे, एक्सप्लेनेशन दे रहा। मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा, आप समझिए। जैसे हमारा एग्जांपल था, यहां पे मिस्टर ए है, यहां पे मिस्टर बी है। अब यार ए और बी दोनों पार्टी हैं। ए जो है वो बी को एक ऑफर देते हैं और ऑफर में बोलते हैं आप मेरे लिए क्या करो, हाउस कंस्ट्रक्ट करो और मैं आपको बदले में ₹10 करोड़ पे करूंगा। ए ने ऑफर दिया किसको, बी को, कि आप मेरे लिए हाउस कंस्ट्रक्ट करो, 10 करोड़ पे करूंगा। तो बेटा ये कौन हो गया सर, ये हो गया ऑफरर। और हमारे केस में बी कौन हो गया सर, ये हो गया ऑफरी। अब इस ऑफर की एक्सेप्टेंस दे दी किसने, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी। और अगर आप नोटिस करो दोनों पार्टी के लिए कंसिडरेशन है सर, मतलब इसको बदले में ये 10 करोड़ दे रहा है, इसको बदले में क्या मिल रहा है, हाउस। और ये हाउस बना के दे रहा है, इसके लिए कंसिडरेशन क्या होगा, 10 करोड़ रुपीस। अरे सर ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एग्रीमेंट बन गया। अब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा, पता कैसे, समझो। एक बात बताओ, जो ये ऑफर गया है, ये जो ऑफर गया है हाउस कंस्ट्रक्ट करने का, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच कर देती है। ब्रीच बेटा, व्हाट इज ब्रीच, आपका एक चैप्टर है पूरा, बट अभी थोड़ा सा बताता हूं। ब्रीच करने का मतलब है अपने प्रॉमिस को तोड़ती है, वादा करके तोड़ देती है। जैसे इसने बोला था 10 करोड़ दूंगी या दूंगा मिस्टर ए ने, तो मान लो ए ने जो है घर बना दिया, पूरा घर कंस्ट्रक्ट हो गया, एडवांस में 7 करोड़ दिए थे, घर बन गया। 3 करोड़ रुपए देने की बारी आई तो कह रहा मेरा घर तो बन गया भैया, चाचा विधायक है, फूफा विधायक है, कर लो जो करना है। कह रहा नहीं दे रहा 3 करोड़, निकल लो भाई। ये ऐसा कह रहा 3 करोड़ नहीं दे रहा, निकल लो भाई।
बस मुझे इतनी सी बात बता दो, इस सिचुएशन में अगर ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिस्टर बी के पास कोई राइट है कि वो लीगल एक्शन ले सके? आप बोलेंगे आंसर इज सर 100% यस। सर यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है ना, जो ऑफर दिया, जो एक्सेप्टेंस हुई है, वहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है। मतलब अगर आप इस केस में आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो सामने वाले के पास लीगल एक्शन लेने का राइट आ गया, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट से दोनों पार्टी आपस में लीगली बाइंड है। अच्छा सर, अब एक और एग्जांपल देता हूं। बेटा मैंने आपको बोला बेटा आज मैं कॉन्ट्रैक्ट निपटाएंगे। आप कह रहे सर पागल हो गए, इतना बड़ा है सर, कैसे करेंगे? मैंने कहा बेटा आज मेरे साथ आप बने रहो 10 घंटा 20 घंटा जितना भी लगे, और लास्ट तक जो बच्चा रहा उसको अपन आइसक्रीम खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? आइसक्रीम। एग्जाम्पल जरा खुश मत होना। आइसक्रीम खिलाएंगे बोल के तुमसे 15-20 घंटे पढ़वा लिया, मस्त करके तुमने एक्सेप्टेंस भी दे दी, और जैसे ही क्लास एंड हुई भाई साहब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, सीधा निकल लिया घर को निकल लिया पीछे। आप लोग आवाज लग रहे सर आइसक्रीम, सर चॉकोबार। भाई साहब पीछे मुड़ के सीधा निकल लिया। एक बात बताओ, हमारे बीच में भी एक तरह का एग्रीमेंट हुआ था। मैंने ऑफर दिया बेटा 10 घंटे तक पढ़ोगे, आइसक्रीम खिलाऊंगा, आपने एक्सेप्टेंस दी, अजम्पशन लेके चलते, दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है, ठीक है, एकदम एग्रीमेंट बन गया। क्या इस एग्रीमेंट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन दिख रहा है आपको? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन दिख रहा है? सर मतलब बेटा अगर मैंने आइसक्रीम नहीं खिलाई तो आप क्या कोर्ट में जाके केस कर दोगे मेरे अगेंस्ट? सर यही वो सर है जो भोले भाले बच्चों को 10-10 घंटे आइसक्रीम के लालच में पढ़ा देते हैं और बाद में आइसक्रीम खिलाने के बारे में पीछे मुड़ के नहीं देखते, सीधा निकल लेते हैं। क्या यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है? नहीं सर। तो क्या जो मैंने आपको ऑफर दिया था वो एक लॉफुल ऑफर क्रिएट होगा क्या? जब भी आप एक ऑफर देंगे तो वहां पे आपकी इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या बेटा? आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि दोनों पार्टीज आपस में लीगली बाइंड हो। लीगली बाइंड करने का मतलब कि अगर किसी ने अपने प्रॉमिस का ब्रीच करा तो सामने वाली पार्टी के पास राइट आ जाए कि वो लीगल एक्शन ले सके। जैसे मैंने आपको घर बुलाया खाने पे और खाना वाने की पूरी प्रिपरेशन कर दी और आप जो है लास्ट मोमेंट में ब्रीच करके मना कर दिया। पहले आपने हाँ बोला था, अब मना कर रहे हो, तो क्या मैं आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता हूं? क्या ये ऑफर वैलिड है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। मैंने आपको वेडिंग में इनवाइट करा, मैंने बोला भाई शादी है और आपको आना, आपके बिना शादी नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल ऐसे डन है। आपने बोला यस सर आएंगे, पक्का 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 पक्का। और जिस दिन शादी थी उस दिन भाई मैं वरमाला लेके खड़ा हुआ है, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा आए नहीं, और तुमने टल्ला दे दिया भाई, तो क्या यहाँ पे मैं लीगल एक्शन ले लूंगा? आंसर इज नो। ऑफर में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं है सर। तो आप समझिए बड़े ध्यान से, कह रहा है इट ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, मतलब दोनों पार्टीज को लीगली बाइंड करना है। इफ द ऑफर डज नॉट इंटेंडेड का मतलब होता है बेटा इंटेंशन, जो ऑफर की इंटेंशन है वो नहीं है, क्या नहीं है? टू गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। मैंने समझा दिया, लीगल रिलेशन क्रिएट करना मतलब कि अगर आपने ब्रीच करा तो सामने वाली पार्टीज के पास अपने आप लीगल कॉन्सिक्वेंसेज लेने का राइट आ जाएगा, वो लीगल एक्शन ले सकती है, कोर्ट में जाए, कहीं भी जाए, सूट फाइल करे, जैसे भी हो, ठीक है। तो अगर ऑफर डज नॉट इंटेंड टू गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, मतलब जो आपका ऑफर है वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर पा रहा, इट इज not not considered a valid offer in the eyes of law। तो मैं टेक्निकली उल्टा करके बोल दूं कि लॉ ये कह रहा है कि अगर आपको ऑफर को वैलिड बनाना है तो वो वहां पे उस केस में आपकी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए। अरे यस और नो? अरे बिल्कुल सर, यस यस समझ गए सर। तो ये चीज हो गई। दूसरा कह रहा है सोशल इन्विटेशन या सोशल एग्रीमेंट। ये क्या होता है बेटा? मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, डिनर पे इनवाइट करना, ठीक है, आइसक्रीम वाला एग्जांपल हो गया, या फिर शादी में इनवाइट करना, ये सारे सोशल इनविटेशन होते हैं, सोशल एग्रीमेंट होते हैं। क्या ये सारे एक वैलिड ऑफर बनेंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जितने भी सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं वहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। तो यहां पे बोला अ सोशल इन्विटेशन इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड। मैंने आइसक्रीम के लिए बोला, आपने एक्सेप्ट भी कर दिया, उसके बावजूद ये ऑफर वैलिड नहीं होगा। Even if it is accepted, does not create legal relationship because
इट इज नॉट सो इंटेंडेड। इंटेंडेड मतलब फिर से, क्योंकि वहां पे नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, तो बेसिकली सर अगर आपको ऑफर को वैलिड ऑफर बनाना है तो कंडीशन नंबर 1 मैंने आपको बता दी। सर कंडीशन नंबर 1 ये है कि भैया आपको जो है क्रिएट करना है लीगल रिलेशनशिप। क्रिएट करना है बेटा क्या? लीगल रिलेशनशिप। और कैसे क्रिएट करना है वो मैंने बता दिया भैया, ये सारा सीन है। सोशल इन्विटेशन जो होंगे वहां पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना इंटेंशन नहीं होती, इसलिए वहां पे जो ऑफर होता है वो भी वैलिड नहीं होगा। अगर ऑफर वैलिड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर बेटा, बिल्कुल क्लियर। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 पे आओ। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है ऑफर मस्ट बी सर्टेन नॉट वेग। ऑफर मस्ट बी सर्टेन नॉट वेग। व्हाट इज सर्टेन? सर्टेन का मतलब है, सर्टेन का मतलब यहां पे पता क्या है? सर्टेन का मतलब है बेटा, आप लिख सकते हो नोट में अगर आपको लिखना हो तो। सर्टेन का मतलब होता है terms and conditions of the contracts are clear. Terms and conditions of the contract are clear and easy to understand. ठीक है, तो ऑफर जो है वो कैसा होना चाहिए? सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या है? सर्टेन का मतलब है भैया जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लियर होनी चाहिए एंड अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। और बोला आगे नॉट वेग। नॉट वेग, व्हाट इज वेग? बेटा वेग का मतलब होता है हिडन। वेग का मतलब क्या होता है? हिडन। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ बातें छिपी ना हो, हिडन ना हो, अनक्लियर फैक्ट ना हो। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ने बोला ऑफर जो है वो कैसा होना चाहिए? सर्टेन नॉट वेग। कैसा होना चाहिए? सर्टेन नॉट वेग। सर्टेन मतलब टर्म्स एंड कंडीशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। नॉट वेग मतलब कुछ भी हिडन फैक्ट नहीं, कोई भी अनक्लियर बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब सर इसका एग्जांपल दो। आपको केस स्टडी पता कैसे आती है बेटा? इस पॉइंट पे आपको केस स्टडी पता कैसे आती है? समझना मेरी बात को। इस पॉइंट पे अगर मैं केस स्टडी की बात करूं तो केस स्टडी समझना। पॉइंट नंबर 2 की, पॉइंट नंबर 2 की, मान लीजिए एक बंदा है मिस्टर ए और मान लीजिए एक बंदा है मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है वो बी को एक ऑफर देते हैं, बी को एक ऑफर देते हैं कि यार मुझे आपसे ऑयल परचेस करना है, ऑयल परचेस करना है 100 लीटर्स। किसने? ए ने ऑफर दिया बी को कि मुझे आपसे ऑयल परचेस करना है। अब दिक्कत ये है इस कॉन्सेप्ट में कि बेटा जो ए है ना, ए जो है वो बहुत सारे डिफरेंट ऑयल्स में डील करता है। डिफरेंट ऑयल मतलब समझो बेटा, ऑयल बहुत सारे तरह के होते हैं ना, सरसों का तेल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल ऑयल, है ना, तो ऑयल बहुत तरह के होते हैं। तो यहाँ पे ए ने ऑफर दिया कि मुझे ऑयल, इसने बोला बस मुझे ऑयल परचेस करना है 100 लीटर। और यहाँ पे जो बी है, बी बहुत तरह के ऑयल्स में डील करता है। तो क्या इस ऑफर में, ये जो ऑफर गया है, क्या ये सर्टेन नॉट वेग है? सर्टेन नॉट वेग, आंसर इज नो। क्या ये वैलिड ऑफर है? आंसर इज नो। क्योंकि सर आपने किस ऑयल की बात कर रहे हो ये तो क्लेरिफिकेशन दो। आप किस ऑयल की बात कर रहे हो? केरोसिन की बात कर रहे हो, कोकोनट ऑयल की बात कर रहे हो, है ना, पेट्रोल की बात करो, कौन सा ऑयल? क्रूड ऑयल, सरसों का तेल, फॉर्च्यून ऑयल, रिफाइन ऑयल, कौन सा ऑयल? तो बेटा इस केस में क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो ऑफर है, क्या ये वैलिड ऑफर होगा? आंसर इज नो। क्योंकि सेकंड एलिमेंट ने क्या बोला था? ऑफर मस्ट बी सर्टेन नॉट वेग। लेकिन यहाँ पे तो अनसर्टेनिटी है भाई। ऑयल कौन सा? वेग फैक्ट है, हिडन फैक्ट है, क्योंकि ऑयल के आगे कुछ मेंशन ही नहीं करा। आप समझ रहे मेरी बात? तो क्या बोला पॉइंट ने? पॉइंट ने बोला इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर, इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर वेग और इनडेफिनाइट, मतलब आप पता नहीं लगा पा रहे, इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या अ वैलिड ऑफर। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बेसिकली फंडा सिंपल सा है। अगर मैं ऑफर के वैलिड एसेंशियल की बात करूं, वैलिड ऑफर बनाने की बात करूं,
तो बेटा 2 पॉइंट पढ़ लिए। सबसे पहला आपकी इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पे सोशल इन्विटेशन जितने भी है वो वैलिड ऑफर नहीं होते, भले ही एक्सेप्ट भी हो जाए। नंबर 2, ऑफर जो है वो हमेशा सर्टेन नॉट वेग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सर्टेन नॉट वेग। सर्टेन का मतलब टर्म्स एंड कंडीशन एकदम क्लियर अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, और कोई भी मटेरियल फैक्ट हिडन नहीं होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया। अब इस केस में पर्टिकुलरली आपका जो ऑफर बनेगा बेटा, वो जनरली जो ऑफर है वो कैसा रहेगा? वो सर्टेन नहीं है, वो अनसर्टेन है, वेग है। तो इस केस में ऑफर वैलिड होगा, इनवैलिड। तो ये था पॉइंट नंबर 2। आई होप आपको समझ आया। आगे बढ़ते हैं बेटा, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर, और आगे आता है पॉइंट नंबर 3। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है ऑफर मस्ट बी। अगर आपको ऑफर को वैलिड ऑफर बनाना है तो पॉइंट नंबर 3 कह रहा है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। बड़े ही ध्यान से समझना बेटा, बड़े ध्यान से। ये जो टॉपिक है ना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ये आपकी अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग। ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर क्या होता है, कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है। अभी के लिए बस इतना समझो, अब एक लेवल इतना समझो। देखो क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 3 का बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 3 का बता रहा हूं। कह रहे हैं अगर आपको ऑफर को वैलिड ऑफर बनाना है, ऑफर को क्या बनाना है? वैलिड ऑफर। तो पॉइंट नंबर 3 ने बोला कि आपका एक एसेंशियल एलिमेंट क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर टू द ऑफरिंग। अगर आपको ऑफर को वैलिड ऑफर बनाना है तो एक एसेंशियल है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर टू द ऑफरिंग, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर टू द ऑफरिंग। और इसलिए पॉइंट क्या बना? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। अब समझना इसका क्या मतलब है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? बेटा एक ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट होना चाहिए, तभी वो ऑफर वैलिड बन पाएगा। सर कम्युनिकेट होना चाहिए मतलब बेटा समझना, कम्युनिकेट, व्हाट इज कम्युनिकेशन? ऑफर ऑफरी को कब कम्युनिकेट होगा? तो इसके लिए ये हमें आगे पढ़ना है, बट इसके लिए मैं अभी बता दूं, एक ऑफर ऑफरी को तब कम्युनिकेट होता है, लिख सकते हैं आप इसमें, when it comes to the knowledge of the offer, when it comes to the knowledge of the offering। मतलब आप ऑफर को कम्युनिकेटेड, पहली बात ऑफर को वैलिड बनाना है तो ऑफर कम्युनिकेटेड होना चाहिए। ऑफर कैसा होना चाहिए? कम्युनिकेटेड। अब ऑफर कम्युनिकेटेड कब होता है? तो आप बोलेंगे एक ऑफर को हम तब कम्युनिकेटेड मानेंगे जब वो ऑफरी की नॉलेज में आ जाए, समझो मैं एक लेटर लिखता हूं, एक रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस बनाता हूं कॉन्ट्रैक्ट, और मैं लिखता हूं भैया मैं ऑफर दे रहा हूं कि मुझे अपनी गाड़ी सेल करनी है, और गाड़ी सेल करनी है ₹10 लाख में, गाड़ी वाड़ी सब सर्टेन है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, सब कुछ सर्टेन, वे कुछ नहीं है। ऐसे करके एक लेटर बनाता हूं और मैं लेटर 10 तारीख को, लेट्स अज्यूम 10 तारीख को आपको दे देता हूं। मतलब मेरे हाथ से 10 तारीख को लेटर निकल गया, पोस्ट हो गया, समझना। अब यहां पे मिस्टर ए क्या लिखते हैं बेटा? एक ऑफर का लेटर लिखते हैं, और मिस्टर ए ये जो ऑफर का लेटर है ये भेजते हैं लेट्स अज्यूम मिस्टर बी को। अब जो ऑफर का लेटर लिखा, वो लिखा 10 जनवरी को, और मिस्टर बी को वो रिसीव हुआ। देखो भाई ये हो सकता है दूर हो, तो आज लिखा आज का रिसीव हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मिस्टर ए ने ऑफर लिखा आज लेटर की फॉर्म में, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, और उसने ऑफर दे दिया। अब जब ऑफर दिया तो उसे जाने में 2-3 दिन लग गए, और इसके पास ये लेटर रिसीव हुआ 13 जनवरी को। 13 जनवरी को इसके पास लेटर आया, इसने पढ़ा और बाकी अपना एक्सेप्टेंस दिया, रिजेक्शन दिया, वो बात की बात है। तो बेसिकली अब देखो क्या ये वैलिड ऑफर है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि क्या ये ऑफर
ऑफरी को कम्युनिकेट हुआ है। कम्युनिकेट का मतलब मैंने बताया था, ऑफर इज सेड टू बी कम्युनिकेटेड व्हेन इट कम्स टू दी नॉलेज ऑफ द ऑफरी। जब एक ऑफर ऑफरी की नॉलेज में आ जाता है, नॉलेज मतलब उसे पता चल जाता है कि ऐसा ऑफर आया है एक ही तरफ से, ये बोल रहा है टर्म एंड कंडीशन, जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा तब ऑफर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेट। जैसे इस एग्जांपल में ए ने लेटर भेजा 10 को, 13 जनवरी को। आप अगर आपसे कोई पूछे कम्युनिकेट कब हुआ ऑफर, तो आप बताएंगे 13 जनवरी को, क्योंकि बी के नॉलेज में कब आया, 13 जनवरी को। समझ रहे हो? तो वो कह रहा है अगर आपको ऑफर को वैलिड बनाना है तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। कम्युनिकेटेड का मतलब है इट हैज टू बी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। अच्छा, एक और मजे लेता है, मिस्टर ने ऑफर लेटर लिखा 10 जनवरी को, बी के पास पहुंचा 13 जनवरी को, पहुंचा, और मान लो वो बिजी होता है और वो जो रीड करता है वो करता है 15 जनवरी को। कब करता है बेटा? 15 जनवरी को। तो अब बस मुझे इतना बता दो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब है? कम्युनिकेशन जल्दी से कमेंट सेक्शन में फटाफट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब है? 13 जनवरी या 15 जनवरी? बेटा आंसर होगा 15th ऑफ जनवरी, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज। नॉलेज में कब आएगा? नॉलेज में आने के लिए सिर्फ रिसीविंग ऑफ लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लेटर को रिसीव करना है और उसके कंटेंट को रीड करना है, समझना है। जब आप उसे रिसीव करके रीड कर लोगे तब हम ट्रीट करेंगे कि ऑफरी को नॉलेज हो गई, और जब ऑफर ऑफरी की नॉलेज में चला गया तो वो क्या हो गया, कम्युनिकेट। आप समझ लो? तो ये टॉपिक पूरा बड़ा बहुत तगड़ा टॉपिक है, इस पर हमें आराम से चर्चा करनी है, तो ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेना। बस मैंने अभी के लिए बता दिया सर 3 एसेंशियल एलिमेंट अगर आपको ऑफर को वैलिड बनाना है, 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। सबसे पहला, ऑफर के इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। नंबर 2 मैंने बताया जो ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन है वो कैसी होगी, सर्टेन नॉट वे। कैसी? सर्टेन नॉट वे, मतलब क्लियर होगी, कुछ भी हिडन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। सर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होता है? तो मैंने बताया बेटा ऑफर कम्युनिकेट तब होता है जब वो ऑफरी की नॉलेज में आए, नॉलेज में आने का मतलब है आपको वो रिसीव भी होना चाहिए और आपने उसे रीड भी करा होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं सर, एक बार रीड करो बेटा। कह रहे एन ऑफर टू बी कंप्लीट, ऑफर को कंप्लीट होने के लिए मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom it is made। टू whom it is made का मतलब क्या है, किसकी बेटा? ऑफरी की बात कर रहा है, क्योंकि जो ऑफर देता है वो ऑफरर हो गया, और द पर्सन टू whom the offer is made is what? ऑफरी। तो कह रहे हैं ऑफर जो है तब कंप्लीट माना जाएगा, तब कंप्लीट या वैलिड माना जाएगा जब वो ऑफरी से कम्युनिकेट हो जाए। ऑफरी से क्या हो जाए? कम्युनिकेट। और अभी कम्युनिकेट का मतलब मैंने बता दिया, कम्युनिकेट कब माना जाएगा, व्हेन इट कम्स टू दी नॉलेज ऑफ द ऑफरी, अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट। भैया अगर बी के पास लेटर ही नहीं आया, ऑफर का पता ही नहीं है, तो कैसे एक्सेप्टेंस दे दोगे? समझ लो आप मेरी बात। और इसी से रिलेटेड एक नोट है बेटा, नोट देख लेना। एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। कह रहा है कोई भी एक्सेप्टेंस आपने दी बिना ऑफर की नॉलेज के, मतलब आपको ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ, नॉलेज में नहीं आया, उसके अलावा आपने वैसे बिना नॉलेज ऑफ द ऑफर के एक्सेप्टेंस दे दी, वो एक्सेप्टेंस कैसी होगी? इनवैलिड। वो एक्सेप्टेंस कैसी होगी? नॉट वैलिड, मतलब इनवैलिड। और बेटा केस लॉ बहुत ही ज्यादा फेमस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अगर आपको लास्ट लेक्चर में ही मैंने करवाया है, जनरल ऑफर के नीचे नोट दिया था लास्ट लेक्चर में, ये नोट भी सेम है और ये केस लॉ भी सेम है। वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, केस स्टडी ऐसे बन के आ जाएगी सेम, बस नाम चेंज कर देगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अगर आप जाओगे, लेक्चर नंबर 9 जो अभी रिसेंट होगा, इससे पहला वाला टाइप्स ऑफ ऑफर, उसमें आप जाओगे, इसमें दोबारा से आपको बड़े आराम से बहुत डेप्थ मैंने केस लॉ भी पूरा समझाया, ठीक है। तो दोबारा समझाने का कोई पॉइंट नहीं है, पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा। तो बस सीन इतना सा है, ऑफर कैसा होना चाहिए? कम्युनिकेटेड। ऑफर कम्युनिकेट कब होगा? जब वो ऑफरी की नॉलेज में आएगा। नॉलेज का मतलब रिसीव भी करना है, रीड भी करना है। बिना ऑफरी ने नॉलेज दिए, बिना नॉलेज के अगर ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दे दी तो भैया उस केस में एक्सेप्टेंस इनवैलिड है, और केस लॉ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो आई होप 3 एसेंशियल एलिमेंट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों एसेंशियल एलिमेंट आपको पूरे एकदम क्लियर हुए होंगे। अब बेटा आगे बढ़ते हैं और सिंपल वालों पर बात करते हैं। फोर्थ, द ऑफर में, अब देखो ध्यान से,
पहले वर्ड में क्या था, मस्ट, सेकंड में भी क्या था, मस्ट, थर्ड में भी क्या था, मस्ट। बेटा मस्ट स्टैंड करता है, लॉ का इंटरप्रिटेशन समझो, आप लैंग्वेज समझो, मस्ट स्टैंड करता है कंपल्सरी के लिए, मस्ट हो गया, शैल हो गया, ये स्टैंड करता है कंपल्सरी के लिए, मैंडेटरी के लिए, कि भैया ऑफर सर्टेन होना चाहिए, ऑफर वेग नहीं होगा। आगे बोला ऑफर कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी होना चाहिए, होना चाहिए मतलब होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो दिक्कत है, ऑफर नहीं होगा वैलिड। लेकिन मे, जो मे है, मे स्टैंड करता है ऑप्शनल के लिए, विच इज नॉट मैंडेटरी, विच इज नॉट कंपल्सरी। अब देखो यहां पे वो कब होगा, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। कह रहा है द ऑफर मे बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। ये तो सही बात है। अरे यार ये नहीं समझ आ रहा क्या, बेटा प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ ऑफर करवाए थे, कितने टाइप के, 5 टाइप के थे, उनमें से दोनों के एक्सप्लेनेशन टेप देना, यहाँ पे दोबारा से लिखोगे एक्सप्लेनेशन। जनरल ऑफर हो सकता है, स्पेसिफिक होगा, तो कह रहा ऑफर कैसा भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी, मतलब आपने जनरल पब्लिक को एट लास्ट को दे दिया, और कोई भी बंदा जिसको उसकी नॉलेज है उसकी एक्सेप्टेंस ले सकता है। अच्छा बिना नॉलेज की एक्सेप्टेंस नहीं देनी, इनवैलिड। क्यों सर, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, पता ही नहीं ऑफर है, इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ऑफर बेसिकली जनरल भी हो सकता है और किसी स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को भी मिल सकता है। तो पॉइंट नंबर 4 ने बोला ऑफर में भी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। तो आप स्पेसिफिक जनरल का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आराम से लिख के आ सकते हो प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद ये भी बिल्कुल सेम पॉइंट है, कह रहा है ऑफर में, फिर से में है, मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। सर एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है, तो बेटा अगर मैं आपसे बात करूं एक्सप्रेस इंप्लाइड की, तो मैंने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छे शब्दों में बताया था व्हाट इज एक्सप्रेस, व्हाट इज इंप्लाइड। फिर से बताता हूं सिंपल भाषा में, एक्सप्रेस का मतलब है जहां पे वर्ड्स का यूज है आइदर ओरल और रिटर्न। ऑफर जो है वो एक्सप्रेस इंप्लाइड दोनों सकते हैं। समझो मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला, वर्ड्स दिए, वर्ड्स चाहे लिख के बोला या बोला, कुछ भी बोला वर्ड्स के थ्रू। जैसे मैंने बोला भाई गाड़ी परचेज करनी है 2 लाख रुपए, ऑफर है, कैसा, एक्सप्रेस। मैंने लिखा, आपको लिखा, चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा, मैसेज टाइप करा। अगर आप कोई भी ऑफर दे रहे हो वर्ड्स की फॉर्म में, चाहे बोल के चाहे लिख के, वो होगा एक्सप्रेस ऑफर। और अगर आप इंप्लाइड का मतलब होता है विच इज नॉट एक्सप्रेस। इंप्लाइड इज व्हाट, विच इज नॉट एक्सप्रेस। मतलब इंप्लाइड में आप वर्ड्स का चाहे ओरल चाहे रिटर्न कुछ भी यूज नहीं करोगे। तो सर कैसे बनेगा बेटा, इंप्लाइड बनता है कैसे, 2 चीजों से, बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। कैसे बनता है, बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यार स्टार्टिंग के लेक्चर में बहुत डेप्थ में बताई गई है, बार बार ये रिपीट होती रहेंगी, तो इनमें ज्यादा गौर नहीं करना। आपने फर्स्ट लेक्चर अगर स्टार्टिंग से लिया होगा तो आपको समझ आएगा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें एक्सप्रेस इंप्लाइड आराम से समझाया था। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ बेटा। फिर से रिपीट करेंगे, फिर से रिकॉल करेंगे फटाफट। मैं हम बता रहा हूं आपको वैलिड ऑफर कैसे बनेगा, वैलिड ऑफर के एसेंशियल, वैलिड ऑफर के एसेंशियल। अच्छा तो अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो भैया सेक्शन 10 के एसेंशियल फुलफिल करने थे। सबसे पहला ही था लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। तो बेसिकली अगर ऑफर लॉफुल है तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। अब ऑफर लॉफुल कब होगा, तो जब वो सारे के सारे रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर को फुलफिल करेगा। नंबर 1 बेटा जो ऑफर है वो हमेशा क्रिएट करेगा लीगल रिलेशनशिप, पॉइंट नंबर 2 ऑफर जो है हमेशा सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी अनक्लियर नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 की बात करो बेटा, तो इस केस में हमने देखा कि जो ऑफर है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेटेड। आपने बोला सर कम्युनिकेटेड क्या होता है, तो मैंने बताया बेटा एक ऑफर कम्युनिकेट तब होता है जब वो ऑफरी की नॉलेज में आता है, तो नॉलेज में कब आएगा, जब वो उसे रिसीव करेगा और उसे रीड भी कर लेगा, तो तब नॉलेज मानेंगे हम। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने बिना किसी ऑफर की नॉलेज के एक्सेप्टेंस दी तो उस केस में वो एक्सेप्टेंस इनवैलिड होगी। केस लो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्ता, पहले भी बताया था। उसके अलावा जो ऑफर है वो स्पेसिफिक या जनरल कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जो ऑफर है वो एक्सप्रेस इंप्लाइड कुछ भी हो सकता है। तो 5 केस। सबसे पहला इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मेरे साथ बोलो बेटा जल्दी 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 जल्दी। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप,
नंबर 2 सर्टेन नॉट वेग, नंबर 2 सर्टेन नॉट वेग, नंबर 3 कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेटेड, कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड कब होगा, व्हेन इट कम्स टू दी नॉलेज ऑफ द ऑफरिंग, नंबर 4 स्पेसिफिक और जनरल कुछ भी हो सकता है, नंबर 5 एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कुछ भी हो सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा, इतनी बातें समझ आती है तो लॉ का बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है बेटा, ये इंटरप्रिटेशन है बस, ठीक है, कुछ नहीं है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, इजी से सिंपल है, और केस लॉ कैसे बनते हैं वो सब तो सेपरेट लेक्चर्स में अपन ट्रीट करेंगे कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन उठेंगे सेपरेट। आप बस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी लिस्ट बना दूंगा आपके लिए, सारे आंसर्स कैसे करने हैं, केस लॉ कैसे स्टडी करना है, कैसे आंसर प्रेजेंट करना है, सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट आप पहले प्रोविजंस को ग्रैब करो। देखो जितने अच्छे से आप प्रोविजन समझोगे, जितने अच्छे से आपको प्रोविजन लर्न होंगे, बेटा आपको केस लॉ में दिक्कत ही नहीं आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। बच्चे केस लॉ में क्यों डरते हैं कि सर केस लॉ है, समझ नहीं आता कैसे करना है। देखो दो एस्पेक्ट है, केस लॉ का आंसर पता होना एक एस्पेक्ट है और उसे शीट पे प्रेजेंट करना दूसरा एस्पेक्ट है। अगर आप दोनों पे अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई मतलब किसी के बाप में दम नहीं बेटा, मार्क्स काट ले। पहला, केस लॉ का आंसर समझना कैसे आएगा, वो आएगा जब आप प्रोविजन लर्न करोगे, जब आपके प्रोविजन टिप्स पे होंगे ना बेटा। अगर आपको लालमन शुक्ला गौरी दत्ता का केस लॉ याद है तो वैसे ही स्ट्रक्चरिंग में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एकदम से क्लिक होगा कि हाँ यार इसमें वो वाला प्रोविजन लगेगा कि कोई भी एक्सेप्टेंस विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर इज इनवैलिड, ठीक है। तो पहले आपको प्रोविजन लर्न करना है ताकि आप केस लॉ को पढ़ते ही समझ जाओ कि यहाँ पे ये वाला प्रोविजन अप्लाई होगा। फिर आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है वो अपने आप में एक आर्ट है, ठीक है। उस आर्ट को आप जब प्रैक्टिस करोगे तब वो अपने आप बिल्ड होगा, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस पूरा आपके हाथ पे है कि प्रोविजंस को ग्रैब करना, लर्न करना, समझना। दूसरे प्रोसेस के लिए हम आपको इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे, इतने सारे प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऐसे मामला चलेगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो आप बेटा एक एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर 5 पॉइंट हुए, अभी इसमें हमारे 2 पॉइंट बचे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वो दोनों पॉइंट को स्टडी करते हैं। पहले आप ये पांचों के पांचों नोट करो। और यहाँ पे मैंने बेटा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखवाया, इसका मतलब ये नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन है और आप सबको पता है क्या है, ठीक है। स्पेसिफिक और जनरल ऑफर क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, एक्सप्रेस एम्प्लॉयड क्या होता है यहाँ पे भी बता दिया, थोड़ा प्रीवियस वाले में बहुत डेप्थ में लिखवाया भी था, तो वही कॉपी पेस्ट मारना, इससे मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा बेटा, जल्दी से इसे नोट करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 पे और पॉइंट नंबर 7 पे, 2-3 पॉइंट बचे उन्हें खत्म करते हैं, फिर हम आज के टॉपिक को एंड करेंगे। चलिए बेटा, तो एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर टोटल मिला के 8 पॉइंट, जिसमें से 5 पॉइंट हमने डन कर लिए। एक बार जल्दी से दोबारा रिकॉल करते बेटा। नंबर 1, आपका इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, तभी ऑफर लॉफुल होगा। नंबर 2, आपका जो ऑफर है वो सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, तभी ऑफर लॉफुल या वैलिड होगा। नंबर 3, ऑफर जो है वो ऑफरी को कम्युनिकेटेड होना चाहिए। कम्युनिकेटेड कब होता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। और अगर बिना ऑफरी की नॉलेज आए उसने एक्सेप्टेंस दे दी तो वो एक्सेप्टेंस कभी वैलिड नहीं होगी, वो इनवैलिड होगी। केस लॉ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। उसके बाद नंबर 4, जो ऑफर है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, जो ऑफर है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, मतलब वर्ड्स के थ्रू या अदर देन वर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है। तो ये 5 एसेंशियल हमने डन करे थे। अगर आपको ऑफर को एक वैलिड या लॉफुल ऑफर बनाना है तो पांचों को फुलफिल करना जरूरी है। 3 पॉइंट बेटा बच गए हैं, जिसमें से ये 2 पॉइंट हम इस लेक्चर में ही करेंगे डन। अगले वाले लास्ट पॉइंट नंबर 8 जो है इन्विटेशन टू ऑफर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। उसके लिए मैं सेपरेट 20 से 25 मिनट जो आराम से, बिल्कुल आराम से एक सेपरेट लेक्चर बना के दूंगा, क्योंकि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो बड़ा आराम से आप समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अभी तो ये दोनों बड़े सिंपल से आपको ऑलरेडी पता ही है। अच्छा, अगर आपको ऑफर की डेफिनेशन याद हो बेटा, ऑफर का इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो जब मैंने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में ऑफर समझाया था, मैंने ऑफर की डेफिनेशन बताई थी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज है। सबसे पहला, जो ऑफरर है वो सिग्निफाई करेगा विलिंगनेस। विलिंगनेस कैसी होगी, टू डू और टू एब्सटेन, टू डू और टू एब्सटेन। उसका एक लाइन थी, विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी, विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। याद है आपको? देखो, आप में से काफी बच्चे होंगे जिन्होंने वो लेक्चर लिया है तो वो एकदम क्लियर होगा।
काफी बच्चे जो यहाँ से देख रहे हैं तो उन्हें शायद हो सकता है वो ना देखे, तो बेटा वो पहले देख लोगे तो मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। बट अगर आपको नहीं है, अगर आपने नहीं देखा हो, तो मैं एक बार एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स अज्यूम यहाँ पे हमारे मिस्टर ए है, ठीक है। ये पॉइंट अभी देखेंगे क्या बोल रहा है, पॉइंट छोड़ दो, पहले एग्जांपल समझो। यहाँ पे हमारे मिस्टर ए है, यहाँ पे हमारे मिस्टर बी है। मिस्टर बी के पास एक कार है, ए जो है वो बी को एक ऑफर देते हैं जिसमें ए जो है बोलता है कि मुझे आपकी कार को क्या करना है बेटा, परचेज। ए ऑफर दे रहा है कि मुझे आपकी गाड़ी को क्या करना है, कार को परचेज करना है फॉर ₹5 लाख। अब समझो क्या यहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है क्या? अरे यस सर। क्या सर टर्म एंड कंडीशन सर्टेन नॉट वेग है क्या? हम अज्यूम कर रहे हैं यस। यहाँ पे कार है, इसने कार स्पेसिफिकली बताई थी, लेट्स से इसके पास है थार 2020 मॉडल, ठीक है, ब्लैक कलर स्पेसिफिकली इसके बाद, और इसने सारी स्पेसिफिकेशन दे रखी है कि आपकी जो गाड़ी है थार 2020 मॉडल ब्लैक कलर वाली जो आपके बाहर गैराज में भी खड़ी है, वो वाली 5 लाख में खरीदना चाहता हूं। ए ने ऐसा बोला, तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है भैया, सर्टेन नॉट वेग भी है, ऑफर कम्युनिकेट हो गया, मतलब इसकी नॉलेज में भी आगे सामने ही बोला है बिल्कुल, भैया गाड़ी खरीदनी आपकी, मुंह पे बोला, सुन लिया उसने, नॉलेज में आगे कम्युनिकेट हो गया। और ये स्पेसिफिक जनरल कौन सा है? ये स्पेसिफिक ऑफर है। कैसा ऑफर है बेटा? स्पेसिफिक, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्सन को मिला है। इसके साथ एक्सप्रेस इम्प्लाइड कैसा है? एक्सप्रेस है। तो भैया सारी कंडीशन अभी तक की फुलफिल है और इसने यहाँ पे ऑफर दे दिया। बेटा अब ये जो ऑफर दिया गया है ना, यहां पे मिस्टर ए जो है उनका ऑफर देने का इंटेंशन पता है आपको क्या था? इंटेंशन क्या था, क्यों ऑफर दिया था? ऑफर का जब भी कोई ऑफर दिया जाएगा, उस ऑफर का सिर्फ एक इंटेंशन होगा कि सामने वाली पार्टी मतलब जो ऑफरी है, जो हमें एक्सेप्टेंस देगा, ऑफरी जो है, ऑफर का इंटेंशन होगा कि हम ऑफरी की असेंट को जान सके। व्हाट इज असेंट? असेंट का मतलब होता है बेटा मंजूरी। ए को गाड़ी परचेस करनी है थार 5 लाख में, बेटा पर कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब बी को गाड़ी सेल करनी है 5 लाख में। आप समझ रहे हो मेरी बात? ए का ऑफर देने का जो पर्पस है, जो इंटेंशन है, वो ये है कि जब मैं ऑफर दे रहा हूं, मैं अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई कर रहा हूं टू डू और टू एब्सटेन, तो मेरा इंटेंशन, मेरा व्यू है कि मैं सामने वाले का आंसर ले सकूं, उसका हाँ ले सकूं, तभी तो ऑफर दे रहा हूं ना। अब समझो अगर मैं 2 चीजें होती है, मैं अपनी इंटेंशन को स्पेसिफाई कर रहा हूं, मैं विलिंगनेस बता के सामने वाले की असेंट नहीं जान रहा, मैं अपने डिजायर्स को बता रहा हूं, बस एक्सप्रेस कर रहा हूं। क्या ये ऑफर है? सर समझ नहीं आया बेटा। 2 केस है। एक केस में भैया जो है भाभी जी के सामने घुटने में बैठ के रिंग लेके खड़े हैं, कह रहे शादी करोगी क्या? इज दिस ऑफर? यस। क्यों? क्योंकि वहां पे अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करे टू डू की, शादी करने की टू डू है। और आप घुटने में बैठे हो रिंग लेके, तो आपने पहना थोड़ी थी, घुसा थोड़ी थी उंगली में, आपने पहले असेंट ली सामने वाली की, करोगे या नहीं करोगे। उसने बोला ओके करेंगे, तो आप रिंग पहनाओगे। दिस इज ऑफर। लेकिन अगर आप इसी के एंड पे आप ऐसे बोल रहे हो कि भैया आने वाली 25 तारीख को हम शादी कर लेंगे, इज दिस ऑफर? नो। आप अपनी सिग्निफाई नहीं कर रहे विलिंगनेस। आप सामने वाले, आपका जो इंटेंशन है सामने वाले की असेंट जानना नहीं है, आप तो भैया अपनी डिजायर को सिग्निफाई कर रहे हो कि 25 तारीख को शादी करेंगे। क्या ये ऑफर है? आंसर इज नो। तो अगर आपको ऑफर को वैलिड बनाना है, तो जब भी आप ऑफर देंगे, तो आपका जो इंटेंशन है वो सामने वाली पार्टी का असेंट जानना है कि सामने वाली पार्टी मंजूर है, हाँ बोल रही है, वो इंटेंशन होना चाहिए। तो असेंशियल 6 ने क्या बोला? कह रहा है ऑफर मस्ट बी मस्ट का मतलब मैंने बताया कंपल्सरी, मस्ट बी विद, यहां से देखो, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। पूरी एज इट इज लाइन डेफिनेशन से निकाली है। अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज 1 की डेफिनेशन देखोगे, लास्ट पार्ट यही है कि ऑफर क्यों होता है? ऑफर विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। मतलब जब भी आप ऑफर दोगे, आपका व्यू क्या रहेगा कि सामने वाले की असेंट लेना। ऑफर हमेशा दिया ही जाता है ताकि एक्सेप्टेंस मिल पाए। आप अपनी थोड़ी बनाओगे कि भैया मैं तो ये काम करूंगा, भाई गाड़ी परचेस करूंगा, तेरे से पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं तुझे, खरीदूंगा, ये ले 5 लाख रुपए, निकाल ले गाड़ी,
ऐसे थोड़ी होता है ये दिस इज ऑफर, नो। आपका व्यू क्या होगा, टू ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ द अदर पार्टी। तो बेटा 6 एसेंशियल होगा, मेरे साथ रिपीट करो जल्दी, अभी याद करना रियल का समय। नंबर वन सबसे पहला ऑफर, सॉरी सबसे पहला एसेंशियल कि भैया इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नंबर 2 सर्टेन नॉट वेग। नंबर 3 कम्युनिकेट होना चाहिए, मतलब ऑफर की नॉलेज में आना चाहिए। बिना नॉलेज में दे दी एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस इनवैलिड, केस लॉ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीधर। नंबर 4 स्पेसिफिक जनरल कुछ भी हो सकता है। नंबर 5 एक्सप्रेस इंप्लाइड कुछ भी हो सकता है। और नंबर 6 अभी देख लिया कि जब भी आप ऑफर दोगे तो ऑफर का इंटेंशन क्या होगा, व्यू क्या होगा, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका ऑफर है बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि जब इसने बोला कार परचेज करनी है आपकी 5 लाख रुपीज में, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे जो ऑफर है इसका इंटेंशन क्या है कि भैया ऑफर की असेंट को जान सके, तो ये ऑफर वैलिड है। और अगर आप लास्ट पॉइंट पे आएंगे विच इज पॉइंट नंबर 7, तो बेटा पॉइंट नंबर 7 बहुत सिंपल है, कह रहा है ऑफर जो है इट मे बी कंडीशनल। मे लगा है, मस्ट नहीं लिखा, मे बोला है। इट मे बी कंडीशनल, मे बी मतलब मे बी और मे नॉट बी, मतलब ऑफर में कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देखो यहाँ पे का मस्ट पहले बता दी, मस्ट इज फॉर कंपलसरी। भैया ऑफर कम्युनिकेट होना ही चाहिए, कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन मे मतलब ऑप्शनल, ऑफर में कंडीशन होनी चाहिए, नहीं भी होगी तो चलेगा। मे लिखा है ना, इट मे बी कंडीशनल। सर मतलब पहले देखो इसमें ना दो फेज है। पहला है इट मे बी कंडीशनल बट, अब ये जो बट के आगे इसे छोड़ दो, पहले बता रहा हूं इट मे बी कंडीशनल मतलब, अरे कंडीशनल मतलब कुछ भी। कंडीशन कैसे, मान लो ए ने ऑफर दिया बी को, ऑफर दिया और इस ऑफर में बोला मैं आपकी गाड़ी परचेज करूंगा, कितने में, 5 लाख में, बी को। अरे सर यही वाला एग्जांपल क्या, बिल्कुल यही वाला एग्जांपल, बिल्कुल ये वाले सेम एज इट इज, बस यहाँ पे ऑफर देते टाइम उन्होंने ना कहा 5 लाख में, और ऐसे बोल दिया कि 5 लाख जो है मैं चेक के थ्रू पेमेंट करूंगा, पहले ही बता रहा हूं। क्या ये कंडीशन है ना, क्या ये कंडीशन है एक ही, यस। उसने ऑफर को कंडीशनल बना दिया, कैसे बना दिया, कंडीशनल। अच्छा ये कंडीशन के बिना भी चल सकता था, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या, इट मे बी मे नॉट बी। ऑफर में कंडीशन हो भी सकती है, कंडीशन नहीं भी हो सकती। जैसे इस वाले ऑफर में देयर इज नो कंडीशन, कार परचेज करनी है 5 लाख में बस, तो ये यहाँ पे ऑफर में कंडीशन नहीं है। ऐसा भी बन सकता है, ऑफर बिल्कुल सही है। या ऑफर में आपको कंडीशन डालो, ऑफर डालना चाहे तो ऐसे डाल दे कि भैया मैं कार परचेज करूंगा 5 लाख में, चेक के थ्रू पेमेंट लूंगा, मतलब दूंगा, चेक काट के दूंगा, या कैश दूंगा, या यूपीआई दूंगा, कुछ भी करूंगा, पेटीएम, गूगल पे, कुछ भी। तो ऑफर कंडीशनल हो भी सकता है, नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है, आप बोलेंगे यस ऑफ कोर्स। आपसे कोई पूछे क्या ऑफर हमेशा कंडीशनल हो सकता है, आप बोलोगे नो। इट मे बी कंडीशनल, इट मे नॉट बी कंडीशनल, बट आगे रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट इट शुड नॉट कंटेन अ टर्म। टर्म का मतलब क्या, टर्म का मतलब वही टर्म एंड कंडीशन की बात कर रहा है। कह रहा है कोई भी ऑफर कंडीशनल हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, बट इट शुड नॉट कंटेन अ टर्म एंड कंडीशन, मतलब कंडीशन हो सकता है बट एक ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। समझना बड़े ही ध्यान से। कह रहे क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है, आंसर इज यस। ऑफर मे बी कंडीशनल बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। सर समझना, एक और एग्जांपल देता हूं, देखो यहां पे इसी केस में आते हैं, इसी केस में आपको बताते हैं। ए ने बी को ऑफर दिया था, यहां से ये वाला पॉइंट तो हटा देते हैं, ये तो असेंट वाला था, ठीक है। ए ने बी को ऑफर दिया था कार परचेज करनी है 5 लाख में, बिल्कुल क्लियर कट ऑफर है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। और इसने कंडीशन लगा दी, इसने क्या लगा दी, कंडीशन लगाई कि आपको जो एक्सेप्टेंस देनी है वो देनी है विद इन 5 डेज। समझना बेटा बड़े ही ध्यान से। उसने ए ने ऑफर दिया, ए ने बोला मैं आपकी गाड़ी ब्लैक वाली थार परचेज करना चाहता हूं 5 लाख रुपए में, लेकिन आपको मुझे 5 दिन के अंदर आंसर करना पड़ेगा यस और नो। 5 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस कर दोगे तो ठीक है। क्या ये सही ऑफर है? बच्चे कह रहे सर 100% यस, बिल्कुल सही ऑफर है। अरे क्या दिक्कत है,
मैंने बोला था ऑफर में भी कंडीशन, तो कंडीशन लगा दी कि भैया चेक के थ्रू लूंगा, 5 दिन में एक्सेप्टेंस करो, बताओ मुझे भैया मुझे दूसरी गाड़ी परचेज करनी है, मुझे गाड़ी चाहिए 5 दिन में, आप मुझे 5 दिन में बता दो वरना मैं दूसरी लूंगा, मुझे अटकाओ मत ना। तो इससे कंडीशन लगा दी, क्या है तक कोई दिक्कत है नहीं बेटा। तो पहली लाइन बोली इट मे बी कंडीशन, ऑफर कंडीशन हो सकता है, बट शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इसका मतलब समझो, यहां तक तो बिल्कुल ठीक था, बट इसने देखो यहां तक कंडीशन लगाई कि एक्सेप्टेंस मुझे कब चाहिए, विद इन 5 डेज, एकदम सही है। बट इसने इसके अंदर पता है क्या बोल दिया, इसने इसके अंदर ये बोल दिया कि आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 5 डेज अगर आपने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करा, आफ्टर 5 डेज अगर आपने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करा, मतलब आपको मैंने एक्सेप्टेंस देने के लिए 5 दिन का टाइम दिया ना, अगर आपने 5 दिन तक मुझे एक्सेप्टेंस नहीं दी आफ्टर 5 डेज तक नो एक्सेप्टेंस, कुछ जवाब ही नहीं दिया आपने, मतलब कंडीशन को फुलफिल नहीं करा आपने, तो इस केस में मैं उसे डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लूंगा। क्या मान लूंगा? डीम्ड एक्सेप्टेंस। डीम्ड एक्सेप्टेंस का मतलब आपने बोला हो या ना बोला हो, आपने कुछ नहीं बताया 5 दिन के अंदर अंदर, इसलिए मैं मान लूंगा एक्सेप्ट है, ऐसा कर लूंगा। कर सकता हूं कैसा? नो बेटा, इसलिए बोला कि ऑफर में कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो पूरी ना होने पे आप उस ऑफर को एक्सेप्टेड मान रहे हो, तो ऐसी कंडीशन नहीं चलेगी, अब ऑफर इनवैलिड हो जाएगा। तो देखो जब तक यहां पे ये था कि भैया एक्सेप्टेंस विद इन 5 डेज देनी, तब तक ठीक है दे दो, लेकिन आपने आगे क्या बोल दिया, आगे आपने बोल दिया कि अगर 5 दिन में आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो मैं मान लूंगा, मैं डीम खुद से मान लूंगा कि एक्सेप्टेंस है। ऐसी कंडीशन हो सकती है क्या? तो पॉइंट नंबर 7 ने क्या बोला, ऑफर कंडीशन हो सकता है, बट ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। अब इसे रीड कर लो एक बार। तो पहली बात तो कंडीशन हो सकता है, इसी के आगे क्या लिखा है, वन कैन नॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड बाय अ सर्टेन टाइम द ऑफर वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। तो यहां पे उसे कंसिडर कर लिया जाएगा एक्सेप्टेड। तो बेसिक सा ये एक्सप्लेनेशन है कि भैया एक बंदा ऐसे नहीं कर सकता कि अगर आपने एक्सेप्टेंस मुझे विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट नहीं दी तो मैं उसे कंसिडर कर लूंगा कि एक्सेप्टेंस है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए आप में। बाकी आप कोई भी कंडीशन लगाओ, पेमेंट पे लगाओ, एक्सेप्टेंस के नंबर ऑफ डेज पे लगाओ, बट ऐसे मत कर देना कि भैया इतने दिन में एक्सेप्टेंस नहीं दी तो मैं एक्सेप्टेंस अपनी तरफ से मान लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेटा ये थे 7 पॉइंट, 7 के 7 पॉइंट असेंशियल ऑफ अ वायलेंट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप एकदम क्लियर हो आपको ये कॉन्सेप्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मेरे को बताएंगे, अदरवाइज आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इसका 8th पॉइंट करेंगे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आए, केस लॉ आए, किसी भी तरीके से आए, सारे डील करेंगे क्या होता है। और लास्ट पॉइंट बचा है इसका, बाकी 7 पॉइंट हमने डन करे। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो ऑफर को लॉफुल होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लॉफुल ऑफर को लॉफुल बनाना है तो उसके सारे एसेंशियल है जो हमने पढ़े उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप सारे रूल्स को फुलफिल कर दोगे तब जाके एक ऑफर वैलिड या लॉफुल बनेगा। 7 टोटल 8 है, हमने 7 पढ़े। नंबर 1 इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नंबर 2 ऑफर कैसा होना चाहिए, सर्टेन नॉट वेग। नंबर 3 ऑफर क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी, मतलब ऑफरी की नॉलेज में आना चाहिए। बिना नॉलेज में आए अगर एक्सेप्टेंस दी इनवैलिड होगी। लालमन शुक्ला, गौरी दत्ता। नंबर 4 स्पेसिफिक जनरल कैसा भी हो सकता है। नंबर 5 एक्सप्रेस इम्प्लाइड कैसा भी हो सकता है। नंबर 6 जब भी आप ऑफर देंगे तो आपका इंटेंशन क्या है, आपका व्यू होना चाहिए टू ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी या टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। आपको अपने डिजायर्स को नहीं बताना, आपको अपनी विलिंगनेस बतानी है और सामने वाले की असेंट जानना ही आपका व्यू होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट नंबर 7, क्या ऑफर कंडीशन हो सकता है? आपको कि यस ऑफर में भी कंडीशन, बट शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। कंडीशनल हो सकता है बट आपने कोई ऐसी कंडीशन लगा दी, ऐसी टर्म लगा दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसे एक्सेप्टेंस मान के चलूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको एकदम मस्त करके समझ आया बेटा। कोई भी डाउट है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर बताइए, आपका जो सोल्यूशन है ऑन द स्पॉट आपको दे दिया जाएगा। जो भी आपका डाउट है मैं कोशिश करूंगा, कोई ज्यादा ही डाउट है तो मैं एक सेपरेट लेक्चर बना लूंगा डाउट सेशन के लिए, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा इसके लास्ट पॉइंट को। तब तक क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर बेटा।